नमस्कार बच्चों। महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय से संबंधित सभी बीए प्रथम वर्ष के अनिवार्य हिंदी के विद्यार्थियों को आज मैं महादेवी के द्वारा रचित प्रणाम पढ़ाऊंगी। बेटा, जैसे कि आपको मालूम है कि कवित्री महादेवी का जन्म 1907 ईस्वी तथा देहावसान 1987 ईस्वी में हुआ था। ये सब आप सबको मालूम है। इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी ने आरंभ से ब्रजभाषा में कविताएं लिखना शुरू किया था, लेकिन शीघ्र ही वे खड़ी बोली की ओर आकृष्ट हुई और कुछ ही समय में इस क्षेत्र में प्रथम पंक्ति के कवियों में इनकी गिनती गिनी जाने लगी। कवित्री के साथ साथ महादेवी की ख्याति प्रमुख गद्यकार के रूप में भी हुई। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र महादेवी के शासनात्मक गद्य की रचनाओं के संकलन है। अब थोड़ा प्रणाम के विषय में आप लोग जान जाइए। प्रणाम शीर्षक एक संस्मरण है, रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित संस्मरण है। यह बड़ा मार्मिक संस्मरण है और हिंदी के संस्मरण साहित्य में विशेष स्थान रखता है। एक प्रकार से प्रणाम शीर्षक संस्मरण में महादेवी ने विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रति न केवल अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, अपितु उनके विराट व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए उनके विद रूपी रचना कर्म के महत्व को उन्होंने यहाँ पर उजागर किया है। महादेवी वर्मा के अनुसार कविंद्र रविंद्र का व्यक्तित्व और उनका रचना कर्म एक दूसरे से गुथे हुए हैं। व्यक्तित्व आकार पाता गया। महादेवी जी ने अपने संस्मरण में रविन्द्रनाथ टैगोर के विरल, विशिष्ट और अनेक गुणों से संपन्न व्यक्तित्व को उजागर किया है। इस संस्मरण के माध्यम से महादेवी जी ने प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि रविन्द्र मनुष्य की लघुता को जानते थे, फिर भी मनुष्य की महानता को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त करते हैं। अधिकांश रचनाओं में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सामान्य मनुष्य की प्रतिष्ठा और महत्व को रेखांकित किया है। संस्मरण की शैली बड़ी प्रभावशाली है। दुर्बोधता कहीं भी नहीं दिखाई देती। कहीं कहीं वाक व्यंजना शक्ति के गुण से संपन्न होकर सामने आए हैं और कहीं में सीधे सरल रूप में रविन्द्र जी के व्यक्तित्व के शब्दों में बांधने में समर्थ हुए हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोगों को बेटा पढ़ाया, और अब मुख्य रूप से जो बहुत महत्वपूर्ण अंश है वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखें, आपका यह निबंध शुरू होता है, कार्य और कारण में चाहे जितना सापेक्ष संबंध हो, किंतु उसमें एक रूपता नियम का अपवाद ही रहेगा। बिजली की तीखी उजली रेखा में मेघ का विस्तार नहीं देखा जाता। सौरभ की व्याप्ति में फूल का रूप दर्शन संभव नहीं होता है। एक पृष्ठभूमि के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व पर वो अपनी अनुभूति को व्यक्त कर रही हैं। इसी प्रकार साहित्य की सामान्य अनुभूति और साहित्यकार के व्यक्तित्व रूप में समानता पाना प्रायः कठिन हो जाता है। कभी कभी तो दोनों इतने अनमिल ठहरते हैं कि साहित्य से उनका पूजा भाव व्यक्ति तक पहुंचकर अवज्ञा बन जाता है। व्यक्ति परिचय से उत्पन्न आसक्ति छलक का साहित्य को धविला कर देते हैं। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखिए कि कविंद्र रविन्द्र उन विरल साहित्यकारों में थे जिनके व्यक्तित्व और साहित्य में अद्भुत सामान्य है। यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा कह रही हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक अद्भुत साहित्यकार थे। उनका व्यक्तित्व अद्भुत था, उनमें जबरदस्त सामंजस्य था। यहाँ व्यक्ति को देखकर लगता है मानो काव्य की व्यापकता ही सिमट कर मूर्त हो गई हो। मतलब जो काव्य की अनुभूतियाँ हैं वो उनके व्यक्तित्व में सब समायोजित है। काव्य से परिचय होकर जान पड़ता है मानो व्यक्ति ही तरल होकर फैल गया। वो इतने संवेदनशील थे। उनकी जो तरलता है, काव्य की जो तरलता है, वो उनके व्यक्तित्व में हमें दृष्टिगोचर होती है। तो बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं,
इसके बाद देखिए मुख की सौम्यता को घेरे हुए रजत से आलोक मंडल जैसे केश कलाप, यानी लंबे लंबे उनके बाल, मानो समय ने ज्ञान के अनुभव को उजले से जीने तंतु में काट कर उसे जीवन का मुकुट बना दिया। उनके सफ़ेद रंग के बाल बहुत सुंदर लगते हैं। केशों की उज्ज्वलता के लिए दीप्त दर्पण जैसे माथे पर समानांतर रखकर साथ चलने वाली रेखाएं जैसे लक्ष्य पथ पर हृदय विश्राम चिन्ह। कुछ उजली भ्रुकुटी की छाया में चमकती हुई आंखें देखकर हिमरेखा से घिरे हुए उस नील जलकुंडों का स्मरण हो जाना संभव था। दृष्टिपथ की बाह्य सीमा छूते ही वह जीवन के रहस्य कोश सी आंखें एक स्पर्श मधुर सरलता राशि राशि बरसा रही थी अवश्य, परंतु उस परिधि के भीतर पैर धरते ही वह सहज आमंत्रण दुर्लभ सीमा बनकर हमारे अंतरतम का परिचय पूछने लगता। पुतलियों की श्यामलता से आती रश्मि रेखा जैसे दृष्टि हमारे हृदय का निगूढ़तम परिचय भी न छिप सकता था और न बहुरूपिया बन पाता था। यानी रवीन को देखकर वो हमें इस तरीके से देखते थे मानो वे हमारे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हमारे विषय में वो सब कुछ पूछना चाह रहे हैं। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही अनूठा था, अनुपम था, अद्वितीय था। निश्चित रूप से वे जिसको भी देख लेते थे उस व्यक्ति का कुछ भी उनकी दृष्टि से छुप नहीं पाता था। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि अतिथि का हृदय यदि अपने मुक्त स्वागत का मूल्य नहीं आंक सकता, उसकी गहराई की थाह नहीं ले सकता, तो उसे उस असाधारण जीवन के परिचय भरे द्वार से अपरिचित ही लौट आना पड़ता था। अतिथि के विषय में कितना सुंदर बताया है, क्योंकि अतिथि को सब पता चल जाता है। अतिथि न तिथि यस्य स अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ही नहीं होती, ऐसा अतिथि मेहमान जब किसी के घर में जाता है और उसका स्वागत हुआ या नहीं हुआ, इसको वो अपने हृदय की गहराई से जान लेता है। जो व्यक्ति इन सबको जानने में असमर्थ होता है वो असाधारण जीवन के परिचय भरे द्वार से अपरिचित लौट पड़ता है। तो बहुत सुंदर ढंग से लेखिका यहाँ पर वर्णन कर रही हैं। जहाँ इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे मैं आप लोगों को बेटा स्पष्ट रूप से बता दूंगी। अब यहाँ पर है प्रत्येक बार पलकों का गिरना उठना मानो हमी को तोलने का क्रम था। इसी से हर निमिष के साथ कोई अपने आप को सहृदय कलाकार के एक पर और निकट पाता था और कोई अपने आप को एक पर दूर। उस व्यक्तित्व की अनेक शाखाओं में फैली विशालता सामर्थ्य में अधिक सघन होकर किसी को उदित होने का अवकाश नहीं देती। उसकी सहज स्वीकृति किसी को कृत्रिम उदासीन रहने का अधिकार नहीं सौंपती और उसकी रहस्यमय स्पष्टता किसी कृत्रिम बंधनों से नहीं घिरती। जिज्ञासु जब कभी साधारण कुतूहल में बिछलने लगता है तब वह स्नेह तरलता हिम का दृढ़ स्तर बन जाने वाले जल के समान कठिन होकर उसे ठहराना नहीं भूलती। इसी से उस असाधारण साधन के सम्मुख हमें समझते देने लगती। मनुष्य को कुतूहल की संज्ञा देकर अशोभनीय क्यों। यहाँ पर रवीन्द्रनाथ के विषय में एक लेखिका बता रही हैं कि अभी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये पंक्तियाँ, इनको ध्यान से सुनिएगा कि महान साहित्यकार अपनी कृति में इस प्रकार व्याप्त रहता है जैसे उसे कृति से पृथक रखकर देखना उसके व्यक्तिगत जीवन की सब रेखाएं जोड़ लेना कष्ट साध्य ही होता है। एक को तोलने में दूसरा तुल जाता है, दूसरे को नापने में पहला नप जाता है। वैसे ही जैसे घट के जल का नाप तोल घट के साथ है, उसे बाहर निकाल लेने पर घट के अस्तित्व अनिश्चित का कोई प्रश्न नहीं उठता। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। लेखिका महादेवी वर्मा अपने इस संस्मरण में कह रही हैं कि कोई भी महान साहित्यकार होता है तो उसका व्यक्तित्व निश्चित रूप से उसके द्वारा रची गई उसकी कृति में प्रतिबिंबित होता है। वो उसी प्रकार से प्रतिबिंबित होता है जिस प्रकार से किसी घड़े में जल भरा रहता है तो जल के भरे रहने से उस घट के अलग से अस्तित्व को हम नहीं देख सकते। घट के अस्तित्व अनस्तित्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो बहुत ही सुंदर वर्णन लेखिका ने यहाँ पर कहा है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ देखिए यहाँ पर है कि भावना ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युक्त प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। भाव में कोई मार्मिक परिष्कार लाना, ज्ञान के कुछ सर्वथा नवीन जोड़ना अथवा कर्म में कोई नवीन लक्ष्य देना
आप में बड़ा काम है अवश्य, परंतु जीवन तो इन सब का सामंजस्यपूर्ण संगात है। किसी एक में सीमित, दूसरे में विच्छिन्न नहीं। बुद्धि, हृदय, कर्म के अलग अलग संसार को दार्शनिक, कलाकार या सुधार दे सकते हैं, पर इन सबकी समग्रता नहीं तो जीवन की सब ओर एक स्पर्श कर सकता है। उस व्यक्ति के युग जीवन अपनी संपूर्णता के लिए स्वीकार करने पर बाध्य हो जाता है, और ऐसे व्यापकता में मानविक स्पर्श साहित्य में जितना सुलभ है। यहाँ पर सीधे सीधे बताया गया है कि भावना, ज्ञान और कर्म जब तीनों समानता पे मिलते हैं, सम पे मिलते हैं, तब युग में परिवर्तित करने वाला एक क्रांतिकारी, एक साहित्यकार का जन्म होता है, जैसे कि रविंद्र का हुआ है। भाव में कोई मार्मिक परिष्कार लाना हो, ज्ञान में कुछ नवीन जोड़ना हो, कर्म में कुछ लक्ष्य देना हो, तो वो अपने आप में हो जाता है। लेकिन इन सब में सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। हमें सीधे सीधे छायावादी कालजयी रचनाकार प्रसाद की वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जहाँ पे वे कहते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों न पूरे हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके यही विडम्बना है जीवन की। तो इनका हृदय तत्व, बुद्धि तत्व का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। जब निश्चित रूप से भावना, ज्ञान और कर्म इन तीनों का समन्वय होता है, तभी साहित्य में एक बहुत बड़े साहित्यकार का जन्म होता है।